हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएसआर इल्मिस्तान। आज का हमारा टॉपिक है वेव मोशन। इसमें हम वेव के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेव्स, साउंड वेव्स, इको एंड रिवर्बरेशन, डॉपलर्स इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। शुरू करते हैं वेव्स से। वेव किसको कहते हैं? वेव हम किसी भी डिस्टर्बेंस को कहते हैं। Waves are defined as disturbances that propagate energy without transferring matter through a medium or vacuum। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जब हम किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं ना, तो उसमें वेव्स जनरेट होती हैं। उससे पहले उसमें वेव्स नहीं थी। जब हमने इसको डिस्टर्ब किया, हमने यहाँ से पत्थर फेंका, तो उसमें वेव्स जनरेट हो गई। अब यहाँ पे जो ये लिखा है विदाउट ट्रांसफेरिंग मैटर, इसका मतलब क्या क्या हुआ? आपने पौड़ में जब पत्थर फेंका, ये आप समझिए कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, इस पे डिस्टर्बेंस आ गई। ये अपनी मीन पोजीशन पे था। यहाँ पे जो ही इसमें आपने इसको डिस्टर्ब किया, ये पहले इधर आया, फिर अपनी मीन पोजीशन पे वापस आया, फिर नीचे आया, फिर अपनी मीन पोजीशन पे वापस आया। तो ये सिर्फ मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल की। इसी तरह जो ये पत्थर है ना, इसके इर्द गिर्द तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इन उन सब में यही प्रोसेस होगा। ठीक है, अब जो इसके बगल में जो और मॉलिक्यूल होगा, उसमें भी इसी तरह होगा। मैं थोड़ा सा दूर दिखाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। उसमें इस तरह होगा। ठीक है, जो ही मैं ऊपर जा रहा हूं, यहां से नीचे आ रहा हूं और फिर वापस अपनी पोजीशन पे, फिर वापस अपनी पोजीशन पे, जितना ये दूर जा रहा है ना अपनी मीन पोजीशन से, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है ना, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो ये अपनी मीन पोजीशन पे था, पहले ही ऊपर चला गया, इसको हम क्रेस्ट कहते हैं। फिर नीचे आया, इसको हम ट्रफ कहते हैं। फिर अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ गया। होता तो ये सिर्फ एक ही लीनियर मोशन में इस तरह होता है, जिस तरह मैंने यहाँ पे दिखाया। लेकिन जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, वो इस तरह बनाते हैं। हालांकि मॉलिक्यूल इस तरह नहीं घूमता, यहाँ से यहाँ तक नहीं आता है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मॉलिक्यूल यहाँ नहीं भागता है, मॉलिक्यूल यहाँ की तरफ नहीं भागता है, वो सिर्फ अपनी ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है। तो यहाँ पे जो एक लहर सी दौड़ती है ना, इसको हम वेव कहते हैं। ये वेव एक्चुअली क्या होता है, ये एनर्जी होती है। जो जब आपने पत्थर फेंका, इसके यहाँ से भी एक मॉलिक्यूल होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये चारों तरफ इस तरह फैलता है, और हम क्या पाते हैं? हम एक वेव पाते हैं, हम एक वेव देखते हैं। और जो ये वेव है, ये एनर्जी है। यानी एनर्जी प्रोपोगेट होती है हर तरफ, यानी चारों तरफ, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। लेकिन पार्टिकल तो बिल्कुल फिर अपनी ही पोजीशन पे आके रुकता है। अब हमने जब छोटा पत्थर इसमें फेंका या बड़ा पत्थर फेंका, इसका एम्पलीट्यूड पहले इतना होगा। ठीक है ना, जो इसके साथ वाला मॉलिक्यूल है, इसका इतना होगा, फिर उसके साथ वाला इसका इतना होगा, इसका इतना होगा, और ये धीरे 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 कम होता जाएगा। और जब बहुत दूर तक जाएंगे ना, तो फिर हमें दिखेगा कि ये रिपल्स ना, ये कम होती जा रही है और एक पॉइंट पे ये खत्म हो रही है। इसको हम वेव कहते हैं। ठीक है ना। अब वेव्स में टाइप्स होते हैं। मुझे लगता है कि मैंने आपको ज़्यादा ही डीप समझाया। इतना भी आपको, चूंकि आप मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आते होंगे ना, तो इसलिए आपके लिए ये समझाना ज़रूरी है। तो इसके बाद हम देखते हैं वेव्स में। वेव्स को हम दो तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सिंपल मैं आपको बताऊंगा, जो मैकेनिकल वेव है ना, मैकेनिकल वेव में हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मटेरियल मीडियम की। जिस मीडियम में ये वेव जा रही है ना, उसका कुछ मीडियम होना चाहिए। जिसमें ये वेव जनरेट हो रही है ना, उसका कोई मीडियम होना चाहिए। लाइक एयर होना चाहिए। जहाँ पे हमने अभी रिपल्स ऑफ वाटर देखा ऑन द वाटर सरफेस, वो हमने कहाँ पे देखा? वाटर में। वहाँ पे मीडियम वाटर था। ठीक है ना। इस तरह हम सॉलिड में भी देखते हैं
एयर में भी देखते हैं, वो मैं आपको अभी डिस्क्राइब करूंगा किस तरह देखते हैं। तो जब हमें मटेरियल की जरूरत पड़े ना वेव प्रोपेगेट करने के लिए, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि ये मैकेनिकल वेव है, ठीक है ना। मैकेनिकल वेव कभी वैक्यूम में नहीं चल सकती है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। अब मैकेनिकल वेव के दो एग्जांपल्स में मैंने आपको पहले बताया, रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पे दिखाया। अब यहाँ पे साउंड वेव है, ये भी एक मैकेनिकल वेव है। क्योंकि जो मैकेनिकल वेव है ये फर्दर सब डिवाइड होता है, इसके भी दो टाइप्स है, ठीक है ना। पहले मैं ये बता दूं आपको, जो मैंने पहले आपको कहा वेव है, वेव के दो टाइप्स है, एक है मैकेनिकल वेव और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दो तरह की वेव्स है ब्रॉडली, एक है मैकेनिकल वेव, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन हम अभी कौन सी पढ़ रही है, मैकेनिकल वेव। जो मैकेनिकल वेव है इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, साउंड वेव और रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब मैकेनिकल वेव के दो टाइप्स है। अच्छा चलो, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया, जो मैंने रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बताया, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की बात हो रही थी ना, और वाटर की बात हो रही थी ना, तो यहाँ पे मीडियम था, ये आपको क्लियर हुआ ना। इसी तरह साउंड वेव में कौन सा मीडियम है, आप मुझे बता सकते हैं कौन सा मीडियम है। यहाँ पे एयर का मीडियम है। जो साउंड वेव है ये किस में ट्रेवल करती है, एयर में, एटमॉस्फेयर में। अगर एयर नहीं होगा तो हम आवाज नहीं सुन सकते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि एयर का होना जरूरी है। अगर एयर नहीं होगा तो हम साउंड नहीं सुन पाएंगे, इसलिए इसको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। अब मैकेनिकल वेव में दो टाइप्स है, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको कहते हैं, जब आप बात करते हो, आप कुछ बोलते हो, तो ये दूसरे शख्स तक पहुंचता है आपकी बात इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव, ठीक है ना। जब आप कुछ बोलते हो तो आप उस वक्त एयर पे कोई प्रेशर लगाते हो। जब आप बोलते हो, आप अपने मतलब आपकी साउंड एनर्जी की वजह से जब आप साउंड प्रोड्यूस करते हो, वॉइस से कुछ बोलते हो, तो ये एयर पे दबाव करता है, ठीक है। जब ये एयर पे दबाव डालता है तो एयर क्या होगा, वो कंप्रेस होता है। जब वो कंप्रेस होता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं कि इसमें कंप्रेशन आया। जब आप किसी चीज को खींचोगे, अगर आप रस्सी को खींचोगे ना, किसी पार्ट पे उस पे स्ट्रेस आएगा, वो कंप्रेस होगा, और कोई हिस्सा थोड़ा सा ढीला पड़ेगा। इसी तरह जो एयर मॉलिक्यूल्स है ना, ये हिस्सा इस पे कंप्रेशन आया ना, जो दूसरा वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इस पे दबाव नहीं है, तो इसको हम कहते हैं रेयरफेक्शन। जो कि यहाँ पे भी मैंने दिखाया है, ये कंप्रेशन है और यहाँ पे रेयरफेक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे एयर पे दबाव आया तो कंप्रेशन है, यहाँ पे इसके बनिस्बत कम आया तो यहाँ पे हम कहेंगे ये क्या है, रेयरफेक्शन है। अब प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा एक मॉलिक्यूल इस तरह वाइब्रेट कर रहा था ना, ऊपर नीचे, लेकिन वेव कहां को जनरेट होती थी, यहीं पे मैं बताऊंगा कि ये ट्रांसवर्स वेव है, जो पीछे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया। जो ये है ना, यहाँ पे आप बात भी इसी डायरेक्शन में करते हो, यानी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में है, और वेव भी प्रोपोगेट इसी तरह इसी डायरेक्शन में हो रहा है। अब आप बताओगे, अगर यहाँ पे हम एयर मॉलिक्यूल लेंगे, तो इसमें जब आप बात करते हो ना, ये क्या, इसमें क्या होता है, ये पहले आगे की तरफ उसको धक्का लगता है, फिर ये वापस आता है अपनी मीन पोजीशन, और पीछे आकर यहाँ पे आता है, फिर वापस अपनी मीन पोजीशन पे आता है, ठीक है ना। ये एयर मॉलिक्यूल इस तरह यहाँ पे वाइब्रेट करता है, ये लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहा हूँ मैं, ये ठीक है ना। और यहाँ पे जो साउंड वेव है या वेव है, वो कहाँ की तरफ प्रोपोगेट होती है, वो भी इसी तरह प्रोपोगेट होती है ना, इसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है। यानी जो वाइब्रेशन है ना मॉलिक्यूल्स की, और जो प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी और वेव है, इनका सेम डायरेक्शन है। जब इनका सेम डायरेक्शन हो तो इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। वहां रिपल्स में हमने देखा मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे थे इस तरह, लेकिन वेव प्रोपोगेट हो रही थी इस तरह, तो वो ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल है। मुझे लग रहा है कि दोनों चीजें आपको समझ आई। अगर आपको नहीं आई होंगी तब भी मैं अभी आपको और सिखाने की कोशिश करूंगा।
देखिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स मोशन, जो मैंने आपको बताया, क्रिएटिंग कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव की बेस्ट एग्जांपल है। और स्ट्रेचड स्प्रिंग, देखिए ये तो यहाँ पे आपको पता चला, ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है, साउंड वेव की। इसमें कंप्रेशन आ रहा है, रेयरफैक्शन आ रहा है, और ये जो वाइब्रेट भी हो रहा है इसी डायरेक्शन में हो रहा है, वेव भी जनरेट इसी डायरेक्शन में हो रही है। ये साउंड वेव, ये यहाँ पे साउंड वेव है। इसी तरह एक और है, आपने स्प्रिंग देखी होगी, वो किस तरह होती है, इस तरह। वो एग्जैक्ट तो इसी फॉर्म में होती है ना जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है। जब आप इस पे इस तरह प्रेशर लगाते हो, फोर्स लगाते हो, ये इसमें कौन सी, ये इतना क्लोज होता है, इसमें कंप्रेशन आता है। जो ही आप वो फोर्स रिमूव करते हो, ये वापस अपनी बैक अपनी इस पोजीशन में आ जाता है, जो पहली ओरिजिनल पोजीशन थी। इसमें भी जो वेव जनरेट होती है वो भी कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। अच्छा पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊं, ये जून जो है ना, यहाँ पे एक मिनट, इसमें कम प्रेशर होगा कि ज्यादा प्रेशर होगा, ये कंप्रेशन में है तो उसमें ज्यादा प्रेशर है। ये जो है ना, ये रेयरफैक्शन वाला है, इसमें प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा, कम है। जो ये पूरा यहां से यहां तक, पूरा रेयरफैक्शन का जो एरिया है ना, यहां से यहां तक, इसको हम कहते हैं, ये डिस्प्लेस हुआ ना, ये एक फुल डिस्प्लेसमेंट है रेयरफैक्शन की, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। इसी तरह जो ये कंप्रेशन वाला हिस्सा है ना, इसको भी हम वेवलेंथ कहेंगे। चलो वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको वैसे भी बताऊंगा, हम आगे जाएंगे। ट्रांसवर्स वेव्स, जो रिपल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर है, ये बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव की। ये मैंने आपको क्लियरली अभी बताया पहले ही स्लाइड में। तो इसमें क्या होता है, चलो मैं एक और एग्जांपल आपको दूंगा। यहां पे एक रस्सी है, ठीक है, रस्सी आपके हाथ में है और वो इस तरह है, ठीक है, स्ट्रेट है, ठीक है। अब यहां पे आपने रस्सी को पकड़ा है, ठीक है ना, और आप अचानक रस्सी में वाइब्रेट इसको करते हो इस तरह, पहले नीचे फिर ऊपर, तो आप क्या पाओगे, रस्सी किस तरह होगी, रस्सी में ये फॉर्म बनेगा, अपने आप बनेगा ना। अगर यहां से किसी चीज से बंधी हुई हो तब एग्जैक्ट यही फॉर्म बनेगा। अगर ये बंदी नहीं हुई हो तब इस तरह बनेगा, तब इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। दोनों सूरतों में इसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, क्योंकि आपने रस्सी के किनारे को इस तरह आपने यहां पे इस पे डिस्टर्बेंस क्रिएट की, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, यही यहीं से वेव जनरेट हो गई। और जो ये इसका मीडियम अब क्या था, इसका मीडियम अब रस्सी है, सॉलिड है, इसने यही एनर्जी आगे ट्रांसफर हुई, यही वेव आगे ट्रांसफर हुई। इसको हम वेव भी कह सकते हैं, एनर्जी भी कह सकते हैं। और ये इस फॉर्म में हुई या इस फॉर्म में हुई। मॉलिक्यूल्स की डायरेक्शन क्या थी, ये, लेकिन वेव कहां की तरफ चली, यहां की तरफ। तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, इसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। सिंपल, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके लिए जरूरी है कि, इसके लिए जरूरी नहीं है मटेरियल मीडियम का होना। अगर ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, इसमें जरूरी नहीं है कोई मीडियम हो। अगर मीडियम ना भी हो, ये तब भी चल सकती है, तब भी ट्रैवल कर सकती है। अब कोई चीज है ऐसी जो वैक्यूम में हमारी तरफ आती है, कोई चीज आप गेस करो। लाइट, लाइट तो सूरज से आती है ना, सन से आती है ना, और बीच में एटमॉस्फेयर तो कितने किलोमीटर, कितने ही चंद किलोमीटर तक ही है, फिर उसके बाद तो पूरा वैक्यूम है, स्पेस है। तो वहां से लाइट आ रही है ना हमारी तरफ,
तो वो क्यों आ रही है? क्योंकि उसको मेटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है और वो यहाँ पे आके अर्थ को स्ट्राइक करती है या किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक कर सकती है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव है। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होती है, जिस तरह हमने अभी मैकेनिकल वेव में देखा। वहाँ पे दो टाइप्स है, सब टाइप्स, एक है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक है ट्रांसवर्स वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ये इसमें सिर्फ ट्रांसवर्स वेव ही है, बल्कि ये स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव है जिसमें मेटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। जो ट्रांसवर्स वेव मैकेनिकल वेव में आता है उसमें मेटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है और यहाँ पे नहीं पड़ती है। सो ये स्पेशल केस हुआ। जब लाइट हमारी तरफ आती है ना, तो ये किस सूरत में आती है? लाइट अपने साथ ऑसिलेट करते हुए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ आती है। जो इस लाइट का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, जिस तरह आपने देखा होगा जब वायर में इलेक्ट्रिक करंट दौड़ती है ना, तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, जो हमें आंखों से नहीं दिखता है लेकिन वो होता है। इसी तरह जो लाइट वेव है ना, इसके साथ भी जुड़ा होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड, जो हमें बाजार नहीं दिखता है लेकिन ये इसके साथ होता है। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। लाइक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है, ठीक है, और जो वेव चल रही है ना, ट्रेवल हो रही है ना, वो बिल्कुल या तो वो तो अब यहाँ पे डिसाइड होगा, या तो वो कंप्यूटर के अंदर जा रही है या तो ये आपकी तरफ आ रही है, तभी तो वो इन दो चीजों के परपेंडिकुलर होगा ना। तो जो लाइट वेव है ना, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। यानी तीन चीजें इसमें है, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है मैग्नेटिक फील्ड, एक है प्रोपगेशन ऑफ वेव और प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। तीनों के तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर पे हैं। अब आपको समझ आई? अगर ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो वेव जनरेट होती है ना, जो लाइट वेव है, वो या तो अंदर की तरफ आ रही है या तो बाहर की तरफ आ रही है, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है दिखाना, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट दिखाया। या तो अंदर जा रही है या तो बाहर आ रही है, तभी तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा ना। तो इस तरह ये वेव जनरेट होती है। अब इसकी खास एग्जांपल मैंने आपको बताया, लाइट वेव, हीट वेव, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के आखिर में, तो वो सब वेव्स जो वहां पे हैं, लाइक एक्सरे है, गामा रे है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, या फिर विजिबल लाइट है, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। यानी ये स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव है। ये वो टाइप ऑफ वेव्स हैं जिसमें मेटेरियल मीडियम का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे आप आराम से इसको विजुअलाइज कर सकते हो। ये जो रेड वाला है ना, इस तरह ये मैग्नेटिक फील्ड है, और जो ये ब्लू वाला है ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ऊपर नीचे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो प्रोपेगेशन ऑफ वेव है ना, वो ये एरो दिखा रहा है, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यह तो मुझे लग रहा है कि सिंपल है आपको समझने के लिए, बस यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो हम ट्रांसवर्स वेव पे समझेंगे, और अक्सर यहीं से ही समझना और समझाना भी आसान है। ये एक मीन पोजीशन है, यहां से वेव जनरेट हो गई, पहले ऊपर फिर नीचे, ठीक है ना। पहले मैं बताऊंगा आपको, ये जो है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं? ये जो पीक बन रहा है ना, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट। और जो ये वैली टाइप बनती है ना यहाँ पे, इसको हम कहते हैं ट्रफ। क्या कहते हैं? TROUGH, इसको हम कहते हैं ट्रफ। ठीक है, देखो अगर पार्टिकल यहां से शुरू करेगा ना, तो यहां से आते हुए फिर अपनी मेन पोजीशन पे आया, फिर नीचे चला गया और फिर यहाँ पे आया, और इससे एक पूरा
डिस्टेंस यहाँ पे मुकम्मल किया ना, एक साइकिल कंप्लीट किया ना, जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। क्योंकि पूरा साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुआ ना, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। और यहाँ पे आपने देखा, ये मैं उस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ जो अपनी मीन पोजीशन पे था। जब उसमें डिस्टर्बेंस आई, पहले ये ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर वापस अपनी इस मीन पोजीशन पे आया। तो एक रोटेशन इसने पूरा ऊपर से नीचे तक और फिर वापस अपनी पोजीशन पे आना, वो हम यहाँ एग्जाम्पल में इस तरह दिखाते हैं। जब ये कंप्लीट किया ना इसने एक साइकिल, तो इस पूरे डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ कुछ नहीं है, ये एक डिस्टेंस है जो एक वेव कवर करती है किसी टाइम में, ताकि एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है। क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है ना, ऊपर पहले, फिर नीचे, फिर अपनी जगह पे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्ब्डा से, जो यहाँ पे मैंने लिखा है। अब चूंकि यहाँ पे इसने अपनी, यहाँ पे सबसे ज्यादा ये डिस्प्लेस हुआ ना, ये इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, और सेम ये डिस्टेंस भी वही है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये भी है। इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ ए मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। अब रही बात फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? नंबर ऑफ वाइब्रेशन। से एक वाइब्रेशन हुई ना यहां से यहां तक, अब एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस होंगी? अगर एक सेकंड में एक वाइब्रेशन होगी तो हम कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी एक है, इस वेव की फ्रीक्वेंसी एक है। अगर इसके साथ एक और वाइब्रेशन हुई, मान एक सेकंड में दो वाइब्रेशन हुई, तो हम कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। अगर एक सेकंड में इसके बदले 3 वाइब्रेशंस मुकम्मल हुई ना, तो हम कहेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। और आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी थाउजेंड्स में भी हो सकती है, ये फ्रीक्वेंसी थाउजेंड्स में भी हो सकती है। यानी एक वेव की फ्रीक्वेंसी थाउजेंड्स में भी हो सकती है। यानी वो एक वेव एक सेकंड में थाउजेंड्स ऑफ वाइब्रेशंस कर सकता है। सिंपल, समझ आई? एक सेकंड में एक वेव, जो एक पार्टिकल है ना, वो कितनी बार वाइब्रेट कर सकता है? थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। तो उसकी फ्रीक्वेंसी उस वक्त 1000 होगी। फिर ये डिपेंड करता है, 1000 तक होगा, 2000, 20000, 30000, 40000, जितनी वाइब्रेट होगी उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। उस फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में, HERTZ, हर्ट्ज में। यानी कि नंबर ऑफ साइकिल्स, ये एक साइकिल है ना, ये यहाँ पे एक साइकिल है, ये यहाँ पे एक साइकिल है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है। अब यहाँ पे एक और आपको कभी कंफ्यूजन हो सकता है। मैंने आपको बताया कि ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको बताया, ये क्या है? ये वेवलेंथ है। वेवलेंथ हम इसको भी बोल सकते हैं, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये भी वेवलेंथ है। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये भी वेवलेंथ है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये बराबर होती है, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं है। आप चाहे ये वाला वेवलेंथ लो, आप इसका मेजरमेंट करो या इसका मेजरमेंट करो, ये सब एक जैसे हैं और ये हमें वेवलेंथ का वैल्यू बताते हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें ज़्यादा नहीं हम देखते हैं, ज़्यादातर हम इस वाले ग्राफ में देखते हैं एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं, वेवलेंथ किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। और यहाँ पे है ना कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, और यहाँ का एक कंप्रेशन ये पूरा यहाँ पे डिस्प्लेसड है, और फिर रेयरफैक्शन पूरा डिस्प्लेसड है। ये यहाँ पे क्या बताता है? ये यहाँ पे वेवलेंथ बताता है। और एम्पलीट्यूड अगर इसका हम मीन ये लेंगे, तो यहाँ पे इसने दिखाया है ये डिस्टेंस, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस, ये एम्पलीट्यूड है। चलो आपने यहाँ पे असल में यहाँ पे आपने समझना है, यहाँ से आपको क्लियर आया हुआ तो अब कोई मसला नहीं। अब हम साउंड वेव के बारे में पढ़ेंगे। साउंड वेव हमने अभी पढ़ा, ये एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, ऑडिबल रेंज क्या है? इंसान जो है ना, इंसान कौन सी आवाज सुन सकता है? देखो, आवाज जब जो वेव होती है ना, इसकी एक वेवलेंथ होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पे हम ज्यादातर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे। जिस वेव या साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होगी,
20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होगी, उस फ्रिक्वेंसी वाली वेव को हम सुन सकते हैं, यानी वो साउंड हम सुन सकते हैं। ठीक है ना, वो ऑडिबल है ह्यूमन ईयर को। ठीक है, अगर कभी 20 हर्ट्ज से कम होगा, यानी 18 हर्ट्ज होगा, 19 हर्ट्ज होगा, वो हम नहीं सुन पाएंगे। या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा, वो भी शायद हम नहीं सुन पाएंगे। ठीक है ना, शायद क्या बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि हमारा जो ईयर है ना, अल्लाह ताला ने इस हमारे ईयर को सिर्फ इसलिए बनाया है कि वो सिर्फ यहाँ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक वाली फ्रीक्वेंसी की वेव को सुन सकते हैं, या साउंड को सुन सकते हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। अब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है या कोई वेव ऐसी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। देखो, सिर्फ यहाँ पे शब्दों से आपको पता चलेगा। अगर ज्यादा होगी, वो कोई अल्ट्रा ही चीज होगी ना, तो अल्ट्रासोनिक वेव कहलाएगी। यानी जिस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगी, उसको हम कहेंगे कि अल्ट्रासोनिक वेव है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। अब ये इसकी एग्जांपल क्या है? जो बैट्स है ना, चमगादड़, वो प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। और बहुत सारे जानवर, डॉग्स, कैट्स, जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, दिखाए हैं, बैट्स, ये डिटेक्ट कर सकते हैं ये अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये एग्जांपल्स याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्जांपल्स आते हैं फिर एग्जाम में। इसी तरह अगर अब किसी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी, उसको हम कहेंगे इंफ्रासोनिक वेव्स। ठीक है ना, ये भी इंसान ही सुन सकता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है। ये कौन प्रोड्यूस करता है? अर्थक्वेक वेव जो होते हैं ना, या वॉल्केनो जो होते हैं, जो वहां से वेव्स जनरेट होती है ना, या फिर ओशन वेव्स। आप उन वेव्स को सुन सकते हो नहीं? वो किस मध्यम अंदाज से आते हैं, आप ये फील ही कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आप सुन नहीं सकते उनकी उस वेव की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। या फिर जो वेल्स हैं, वेल्स भी इंफ्रासोनिक, वेल तो बहुत बड़ा जानवर है ना, लेकिन वो कौन सा वेव प्रोड्यूस करता है? इंफ्रासोनिक वेव। ये याद रखना है। अब ये एग्जांपल्स वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। ये एग्जांपल्स आते हैं एग्जाम में। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। देखो, एक खास कंडीशन है, जब एक टेम्परेचर होगा 20 डिग्री सेल्सियस का, और आप सी लेवल पे होंगे, उस वक्त जो स्पीड होगी साउंड की या साउंड वेव की, अब आपको पता है, जब आप साउंड बोल रहे होते हो ना, आप एक्चुअली साउंड वेव की बात कर रहे हो या साउंड एनर्जी की बात कर रहे होते हो। तो उसकी स्पीड एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड एट सी लेवल क्या होती है? 332 मीटर पर सेकंड। ये याद रखना है। ठीक है, अब एग्जैक्ट ऐसी ही होती है ना, ये तो अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू बताया गया है कि इतना इतना ही रहता है, 332 मीटर पर सेकंड। अगर हम इस साउंड से किसी भी तरह की छेड़खानी करेंगे, क्या इस स्पीड पे कोई असर पड़ेगा? पड़ेगा। अगर हम एयर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या असर पड़ेगा? वो भी बढ़ेगा। यानी अगर किसी जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे बताया गया ना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द स्पीड ऑफ साउंड वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा। अब किस रफ्तार से बढ़ेगा? स्पीड ऑफ साउंड किस रफ्तार से बढ़ेगा? इस रफ्तार से बढ़ेगा। ये टेम्परेचर है, अंडर रूट 1/√T। नहीं, इस तरह से, सॉरी, इस तरह बढ़ेगा। यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्क्वायर रूट के, तो इस तरह ये बढ़ेगा। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है साउंड की, वो भी बढ़ेगी। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं है स्पीड ऑफ साउंड पे, प्रोवाइडेड कि टेम्परेचर ना बढ़े, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए बस, वरना प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ेगा स्पीड ऑफ साउंड पे। अब तीसरा ये है डेंसिटी, और चौथा ह्यूमिडिटी। जो गैसेस होते हैं ना, अगर वो लेस डेंस होंगे, अगर गैसेस लेस डेंस होंगे या फिर लेस ह्यूमिड होंगे, दोनों सूरतों में लेस डेंस होंगे या लेस ह्यूमिड होंगे, जो स्पीड ऑफ साउंड है ना, वो ज्यादा होती है।
यानी यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी डेंसिटी, ये स्पीड ऑफ साउंड है ना, v से आप दिखाओ या s से, यहाँ पे v से दिखाया है, तो ये किस तरह है, ये इस तरह है, ये है ना डेंसिटी हम रो से दिखाते हैं, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट रो, यानी अंडर रूट डेंसिटी। डेंसिटी बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, यानी इनवर्स रिलेशनशिप है। सेम इज द केस विथ ह्यूमिडिटी। अब अगर कोई चीज स्टिफ होगी, बताओ उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होगी या ज्यादा होगी? स्पीड ऑफ साउंड मोर होगी। अगर कोई चीज स्टिफ है उसमें साउंड जो है ना उसकी स्पीड ज्यादा बढ़ती है। जरा मुझे इसकी कोई एग्जांपल बताओ, कोई एग्जांपल याद आ रही है? जब आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हो, वहां पे आप देखते हो कि आपकी टेलीफोन तक एक वायर आती है जो एक सॉलिड वायर है। एक इंसान पता नहीं कितने किलोमीटर दूर बैठ के बात कर रहा होता है और वो रियल टाइम में आप तक पहुंचता है और आप बात सुनते हो। तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड में जो साउंड वेव है, ये बहुत, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो सिंपल फंडा है, यहाँ पे आपको समझ आया होगा। देखो मैंने अभी आपको कहा कि जो स्पीड ऑफ साउंड है ये 332 मीटर पर सेकंड है। लेकिन अगर ड्राई एयर होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है ना ड्राई एयर, और सी लेवल पे ही टेम्परेचर सेम वही होगा 20 डिग्री, ठीक है ना? तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त टेम्परेचर जो बड़े होगा, स्पीड ऑफ साउंड जो होगी वो 340.29 मीटर पर सेकंड होगा। एग्जैक्ट वैल्यू याद रखना है, 340.29 मीटर पर सेकंड। इस स्पीड को हम कहते हैं मैक। क्या कहते हैं? मैक या मैक 1, मैक कहो या मैक 1 कहो। किस स्पीड को? 340.29 मीटर पर सेकंड को। जब साउंड की ये स्पीड हो तो उसको हम मैक कहते हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जो इससे तेज भी भाग सकता है, जिसकी स्पीड इस 340.29 मीटर पर सेकंड से ज्यादा भी हो, कम भी हो। से फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इससे ज्यादा हो तो उसको हम, उस स्पीड को क्या कहते हैं? सुपरसोनिक स्पीड, है ना, सुपरसोनिक स्पीड। और सुपरसोनिक स्पीड्स आर दोज ग्रेटर देन मैक 1.2 अप टू 5 मैक। यानी अगर हम 340 को 0.29 है ना ये, अगर हम इसको इनटू करेंगे किसके साथ? 1.2 के साथ, 1.2 के साथ, इससे बड़ा ही कोई वैल्यू आएगा ना, यहां से सुपरसोनिक स्पीड शुरू हो गई जब इससे स्पीड बढ़ी। अब अगर इससे हम 1.2 से ज़रब करेंगे तो कोई बड़ा वैल्यू आएगा ना, और फिर अगर करेंगे हम इसी को ज़रब मल्टीपल 5 से, वो इससे भी बड़ा आएगा ना। जो ये स्पीड है यहां से 1.2 टू 5 मैक तक, उसको हम कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। शायद मुझे समझाने में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मैं वापस आपको रिकॉल करूंगा। जब स्पीड ऑफ साउंड जो है ना स्पीड ऑफ साउंड तो पता है कि मैक 1 किसको कहते हैं? जब 340.29 मीटर पर सेकंड होगी स्पीड ऑफ साउंड। अगर इससे ज्यादा स्पीड होगी, इससे कितने टाइम ज्यादा? 1.2 टू 5, ये तो एक मैक है ना, इनटू 1.2 टू 5, उस स्पीड को हम कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। आई थिंक अब क्लियर हुआ आपको कि अभी भी कुछ पड़ा, अभी भी कुछ पेंडिंग है। सुपरसोनिक स्पीड उस स्पीड को कहते हैं जब हम इस मैक 1 जो है ना, अब अगर हम इसको 1.2 से लेकर 5 मैक तक हम बढ़ाएंगे तो उस स्पीड को हम कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड। अब उससे भी बड़ी अगर ज्यादा स्पीड होगी, उसको हम, अगर ग्रेटर देन 5 मैक होगी तो उसको हम कहेंगे हाइपरसोनिक स्पीड। अगर इस स्पीड से, इस मैक 1 स्पीड से कम स्पीड होगी तो उसको हम कहेंगे सबसोनिक स्पीड। यानी कितनी कम होनी चाहिए? 0.8 टाइम्स। यानी इसको हम 0.8 से मल्टीपल करेंगे, ज़रब करेंगे, तो जो स्पीड बनकर आएगा
उसको हम सबसोनिक स्पीड कहेंगे। सुपरसोनिक स्पीड किसको कहेंगे? जब हम इस स्पीड को ज़रब करेंगे, मल्टीपल करेंगे 1.22 से, कोई वैल्यू आएगा ना, रखो वहीं पे, फिर दूसरी बार आप करो 340.29 इंटू 5, कोई और वैल्यू आएगा ना। अब ये दोनों वैल्यू आए, एक छोटा आया एक बड़ा आया, इसके दरमियान जो भी स्पीड रहेगी ना उसको हम सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं। और वही स्पीड हम कहते हैं कि उसकी इसकी स्पीड है मैक 1.2 अप टू मैक 5। ठीक है। हाइपरसोनिक स्पीड वो होती है जब हम इंटू 5 करेंगे ना, इसको 340 को हम 5 से मल्टीपल करेंगे इंटू 5 से, तो जो वहाँ पे स्पीड बनकर आएगा ना उसको हम कहते हैं हाइपरसोनिक स्पीड। और कोई ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से भी ट्रैवल कर सकता है। अब नया टॉपिक है इको। इको हम किसको कहते हैं? हमने अक्सर सुना है कि जब हम किसी जंगल में या किसी जगह पे जाते हैं तो हम वहाँ से अगर थोड़ा सा ऊंचा बोलते हैं तो कोई वहाँ से वापस आवाज़ आती है रिफ्लेक्ट होकर, उसको हम इको कहते हैं। गो रेपिटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड एन इको। ठीक है। लेकिन इस इको के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी जो ओरिजिनल आवाज़ बोलते हो ना, आप कहते हो हेलो, और वापस वहाँ से भी होता है रिफ्लेक्टेड आवाज़ आती है हेलो। आपकी ओरिजिनल आवाज़ और जो रिफ्लेक्टेड आवाज़ है उसके दरमियान कितना टाइम गैप होना चाहिए? उसके दरमियान डिले होना चाहिए 0.1 सेकंड का, ताकि हम डिस्टिंक्ट आवाज़ कर सके कि ओरिजिनल वॉइस क्या है और रिफ्लेक्टेड वॉइस क्या है। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन है। दूसरा ये है कि जो स्पीकर है, जो हेलो बोलने वाला है, उससे लेकर जहां से आवाज़ रिबाउंड होती है, रिफ्लेक्ट होती है, उनके दरमियान डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए 17.2 मीटर। उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम यह है कि 17.2 मीटर होना चाहिए। तो इसको हम इको कहते हैं। अब आपको समझ आई? इको एक रिपीटेशन ऑफ साउंड है जो कैसे हमें मिलता है जब साउंड वेव रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है ना। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन सोनार टेक्नोलॉजी में आपने शायद पढ़ा भी होगा कि ये डिटेक्ट करते हैं कि अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। जिस तरह सबमरीन्स होते हैं, वहाँ पे पता चलता है कि अगर किसी दूसरी कंट्री की सबमरीन आई तो ये टेक्नोलॉजी वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उसमें ये इको वाला कंसेप्ट भी आता है। ठीक है। या फिर जो कोई डॉल्फिन है, डॉल्फिन को अगर ये देखना हो कि डीप इनटू द वाटर, कहीं किसी जगह पे किसी को हंट करना है या कोई इसका प्रे है या किसी के लिए ये प्रे है, तो वो इसी इको जो ये कॉन्सेप्ट है ना, अल्लाह ताला ने इसको ये निज़ाम बनाया है कि वो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके वो ये पता कर सकता है कि मैं नेविगेट कर सकता हूँ, मैं हंट कर सकता हूँ। और डॉल्फिन को उस प्रोसेस को हम कहते हैं इकोलोकेशन। ठीक है। अब दूसरा है रिवर्बरेशन। ये भी इको ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। वहां पे हमने सिर्फ एक बार बोला हेलो तो वापस भी आया एक ही बार रिफ्लेक्टेड वॉइस, रिफ्लेक्टेड साउंड हेलो। ठीक है ना। अगर यही आवाज परसिस्ट होगी, यानी यही आवाज गूंजती रहेगी, तो हम ये मल्टीपल टाइम्स आएगी। हमने एक बार हेलो कहा, फिर वहां से आएगा हेलो 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 हेलो, तो इसको हम रिवर्बरेशन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो साउंड वेव्स है ना, ये ओवरलैप होती हैं, और फिर ये भी डिके होती है, ये भी कम कम होती है फिर, लेकिन ग्रेजुअली होती है। जिस तरह हम इको में देखते हैं एक डिस्टिंक्ट रेपिटेशन होता है, हमने हेलो कहा और वहां फिर हेलो आया। ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड आवाज। लेकिन रिवर्बरेशन में आवाज गूंजती है, हमने हेलो कहा, ये फिर कई बार वहां से हेलो 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 करके आता है, तो ये बहुत टाइम तक प्रोलॉन्ग होता है। ठीक है। ये अक्सर हम कहाँ पे देखते हैं? आपने सिनेमा हॉल में फिल्म आप देखने गए होंगे, वहां पे आपने देखा होगा कि थिएटर में आवाज गूंजती है। कोई एक हीरो एक डायलॉग बोल रहा होता है, वो बार बार सुनाई दे रहा है, लेकिन उस चीज को फिर किस तरह कंट्रोल करते हैं? वहां पे साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लगाते हैं जो इस रिवर्बरेशन को, इस गूंज को कम करते हैं। और आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा जो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल है कौन है, क्या है? वुड है।
और कोई पोरस मटेरियल है, लाइक जहाँ पे वहाँ पे गद्दे होते हैं वो लगे होते हैं, वहाँ पे कर्टन्स होते हैं, वहाँ पे वुड होता है, तो वो चीज़ें वहाँ पे थिएटर में लगाए होते हैं ताकि आवाज़ रिवर्बरेट ना करे, आवाज़ अंदर ना गूंजे और जो वहाँ पे ऑडियंस है उनको कोई परेशानी ना हो। अब इसके बाद है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट देखो सुनने में तो इतना कुछ लग रहा है कि बहुत बड़ी चीज़ होगी, तो कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल है। जब आपने देखा होगा कि कोई बुलेट बाइक जब चलाता है ना और दूर से ही आप आवाज़ सुनते हो, जब वो दूर से आप आवाज़ सुनते हो ना तो एक किस्म की आवाज़ आती है, जो ही वो आपकी तरफ आता है ना तो आवाज़ बढ़ने लगती है, और आपके करीब आकर तो आपको फिर नॉइज़ लगता है कि इतनी आवाज़ है। तो इसी चीज़ को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। यानी एक अपरेंट चेंज होता है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव में, यानी जब दूर था तो उसमें फ्रीक्वेंसी हम उसकी कम सुनते थे क्योंकि डिस्टेंस था, ठीक है ना, तो हम उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो हम कम सुनते थे, तो हमें उतना महसूस नहीं होता था। जो ही वो हमारी तरफ आ रहा होता था आ रहा होता है, हम ज़्यादा आवाज़ सुनते हैं क्योंकि उसकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी हम तक पहुंचती है। इसी चीज़ को हम डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं, जो इस चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, अपेरेंट चेंज, हालांकि वो तो अपनी फ्रीक्वेंसी से वो उसकी आवाज़ आ रही है, लेकिन हम तक तो चेंज होकर आ रही है ना, क्योंकि हम दूर बैठे हैं। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं, इसी इफेक्ट को हम कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। अब ये डॉपलर इफेक्ट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एक है ऑब्जर्वर, जो आप हैं या मैं हूँ, और कोई है जो बाइक चलाने वाला है, वो सोर्स है जहाँ से आवाज़ आ रही है। दो है ना। अब उसकी मोशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, अगर हम उसकी तरफ जा रहे हैं या उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, हमारी वेलोसिटी क्या है, और जो बीच में मीडियम है उसकी वेलोसिटी क्या है। इन तीन चीज़ों पे डॉपलर इफेक्ट डिपेंड करता है, ठीक है। जो ही वो हमारी तरफ आता है तो इसकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है क्योंकि हमें हाई साउंड सुनाई दे रहा है। जो ही वो हमसे फिर दूर भी जा रहा है या फिर अभी दूर ही होता है तो उसकी लो फ्रिक्वेंसी होती है। ये डॉपलर इफेक्ट का फंडा है, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? आपने अक्सर देखा होगा चौराहे पे कोई पुलिसमैन वो ड्राइवर को बोलता है कि आप 500 दो या 1000 दो। क्यों? क्योंकि आपने ओवर स्पीडिंग की है। उसके पास एक स्पीड गन होता है और इस स्पीड गन में यही डॉपलर्स इफेक्ट ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स जो है ना इनको आप मतलब इतना याद रखो कि इम्पोर्टेंट समझो, क्योंकि ये ज़रूर आती हैं एग्जाम्स में। तो होगी एक एग्जाम्पल स्पीड गन। दूसरा ये है गाइडिंग एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट जब ज़मीन पर लैंड उसको करना होता है ना, तो उस वक्त डॉपलर इफेक्ट का यूज़ होता है ताकि उसकी वेलोसिटी का पता चले, इसको कितनी वेलोसिटी से आना है और लैंड करना है, या फिर हार्ट बीट को स्टडी करना। एक वो होता है, उसको कहते हैं डॉपलर अल्ट्रासाउंड। उससे पता चलता है कि जो आपका हार्ट है वो एक बार में कितना ब्लड पंप करता है, या हार्ट बीट्स वो मेजर करता है। तो वहाँ पे भी डॉपलर इफेक्ट इस्तेमाल होता है। इस तरह वेदर फोरकास्टिंग में, यानी जो प्रेसिपिटेशन होनी है वो किस वेलोसिटी के साथ होगी, वहाँ पे भी डॉपलर इफेक्ट इस्तेमाल होता है। तो लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो इसमें मैंने आपको कहीं नहीं बताया, अब मैं बता रहा हूँ आपको। जो वेवलेंथ है ना, पहले मैं ये बताऊंगा फिर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे आऊँगा। वेवलेंथ जो है ना, पहले यहाँ नीचे आइए आप। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जो किसी भी वेव की वेवलेंथ है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की। अगर ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ मैंने कहा आपको लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। ये याद रखना हमेशा, ठीक है। दूसरा ये है जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी के हैं। अगर फ्रीक्वेंसी किसी वे में ज़्यादा है तो समझो उसमें एनर्जी भी ज़्यादा है, अगर किसी वे में फ्रीक्वेंसी कम है तो समझो उसमें एनर्जी भी कम है। अब यहाँ पे आपको खुद ही समझ आया, अगर किसी में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसमें वेवलेंथ क्या होगा? कम होगी, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वेवलेंथ कम, लेकिन एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, वेवलेंथ कम। इसी तरह फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी कम, वेवलेंथ ज़्यादा। बस ये यहाँ पे याद रखना है। फिर हम आते हैं वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ना, इसमें हमें एक पैटर्न याद रखना है। बस इतना ही मैं इसको यहाँ पे समझाऊंगा, क्योंकि 48 मिनट्स का लेक्चर हुआ है।
देखो गामा रेस, पहले तो यहाँ पे ये तो 7 रेस है, यहाँ पे बीच वाला क्या है, विजिबल लाइट, और फिर यहाँ पे IMR, ये इसी इसी हिसाब से आप याद रखना। इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, और यहाँ पे GXU, गामा रेस, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेस, ठीक है ना। ये सारी वेव्स मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो मैंने ट्रांसवर्स वेव में आपको समझाया। जो ये रेडियो वेव है ना, ये याद रखना, आप एक चीज याद रखोगे ना, सब कुछ याद रह जाएगा। इसकी वेवलेंथ है ना, ये सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है, यानी इसकी वेवलेंथ कम होगी, इससे इसकी इससे ज्यादा। और इस तरह क्या होगा, यहां से अगर हम जाएंगे ना तो वेवलेंथ बढ़ेगी। जब वेवलेंथ बढ़ेगी, जब इसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी ना, यानी रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो फिर ज्यादा किसकी होगी, गामा रे की, यानी ये वेवलेंथ का हुआ, ये फ्रीक्वेंसी का हुआ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, गामा रेज की। रेडियो वेव्स की क्या है, कम, फिर किसकी है, माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा रेज। अब गामा रे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है एनर्जी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। ये आपको इसमें याद रखना है, और ये इसी पैटर्न से याद रखना है, तो इसमें कोई भी इशू नहीं होगा। आई थिंक आज के लिए बहुत ज़्यादा हुआ। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।